हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, भोजन निगलते समय, भोजन करते समय सांस मार्ग को बंद कौन कर देता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो उस समय हमारी सांस जो है कुछ देर के लिए बंद हो जाती है। तो उस सांस की जो मार्ग है, रास्ता है, उसको बंद करने का काम कौन करता है। तो कौन करता है, एपिग्लॉटिस क्या करती है, हमारी जो श्वसन करने की मार्ग है उसको कुछ देर के लिए जब तक हम भोजन करते हैं, खाते हैं, उसमें बंद करती है। तो इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि शरीर के अंदर श्वास के रूप में वायु का निश्वासन एवं उच्छ्वासन करने वाले तंत्र क्या कहलाते हैं, श्वसन तंत्र कहलाते हैं। यानी कि हम जो श्वास लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, निश्वासन, और जो उत्सर्जित करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उत्श्वसन। तो इस समय जो तंत्र काम करती है उसे कहा जाता है श्वसन तंत्र। इसके अंतर्गत नाल, कंठ, एपिग्लॉटिस, श्वासनली, ग्रसनी और फेफड़े आते हैं। यह तंत्र शरीर के भीतर वायु मार्ग का काम करते हैं। इनमें जो एपिग्लॉटिस होता है ये क्या करता है, भोजन निगलते समय श्वास मार्ग को बंद कर देता है और श्वासनली उपस्थित लचली हड्डी की बनी हुई होती है। तो क्या करता है, एपिग्लॉटिस क्या है, इस तरीके से मार्ग है इसको खोल देती है। तो ये क्या हो जाता है, ये खाने के लिए रास्ता खुल जाती है और ये सांस लेने वाली रास्ता क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है। तो जो हमारी फेफड़े होती है उसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे हमने नाक की सहायता से ऑक्सीजन ग्रहण किया तो वो ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगा, फेफड़े में जाएगा। और फिर फेफड़े में जो कार्बन डाइऑक्साइड अलग से रखा हुआ है शरीर से आकर के वो कहाँ जाएगी, नाक से बाहर जाएगी। तो वहाँ पर जो आदान प्रदान होता है वह किसके द्वारा होता है, तो वह किसके माध्यम से होता है, वायु कुपिकाओं के माध्यम से होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, फेफड़े में रुधिर का शुद्धिकरण गैसों के आदान प्रदान से होता है। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, वायु कुपिकाओं के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन कुपिकाओं से रक्त में तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कुपिकाओं में प्रवेश करता है और वयस्क मनुष्य के फेफड़े में 30 से 40 करोड़ वायु कुपिकाएं होती है। और कुपिकाओं में गैसीय आदान प्रदान की क्रिया किसके द्वारा होता है, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जो हमारी ब्लड होती है वह भी शुद्ध होने के लिए कहाँ पर जाती है, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीकृत होने के लिए फेफड़े में जाती है और वहाँ पे जाने के बाद फिर वो शुद्ध होकर ऑक्सीकृत होकर कहाँ पर आती है, बायां निलय में आती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होती है। तो मनुष्य में जो दायां फेफड़ा है हमारा वह कितने पिंडों में विभाजित है, तो वह 3 पिंडों में विभाजित है। देखिए यहाँ पे लिखा है, मनुष्य में दायां फेफड़ा 3 पिंडों में तथा बायां फेफड़ा 2 पिंडों में विभाजित है। मान लीजिए ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये राइट वाला 3 पिंड में विभाजित हो जाएगा और बायां वाला 2 पिंड में विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे है। तो एम्फीसेमा जो बीमारी है यह किससे संबंधित है, ये फेफड़े में से संबंधित बीमारी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध फेफड़े से होता है। यह बीमारी अधिक सिगरेट पीने से होती है, जिसमें जो फेफड़े में कुपिकाएं रहती है वो क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। इन्हीं कुपिकाओं में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है और यही क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है और गैसीय आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वह प्रभावित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना हुआ होता है। तो हमारी जो फेफड़े हैं इस फेफड़े की रक्षा करने के लिए इस पर एक झिल्ली बनी हुई होती है और यह झिल्ली किसकी होती है, तो ये होती है प्लूरा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। तो किसके ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे श्वसन कहा जाता है, तो यह है ग्लूकोज। यहाँ पर बताया गया है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसे ही क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है।
श्वसन जीवों में 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीश्वसन और दूसरा होता है अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन होता है वो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और अनऑक्सीश्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो हमने देखा था कि 2 प्रकार की श्वसन होती है, ऑक्सी और अनऑक्सी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ऑक्सीश्वसन होता है, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। तो इसमें कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? इनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है 38 एटीपी, और ये किससे उत्पन्न होती है? ग्लूकोज से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन से देखते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीश्वसन कहलाता है। ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है, एवं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अनऑक्सीश्वसन कहलाता है। यही मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और मांसपेशियों में दर्द का कारण संबंधित कोशिका में ऊर्जा की कमी को ही माना जाता है। मान लीजिए हमारी पैरों में दर्द है, तो वहाँ की मांसपेशियों में क्या हुआ? ऊर्जा की कमी होती है, जिसके कारण वहाँ पर दर्द होता है, क्योंकि वह अनऑक्सीश्वसन की क्रिया में 2 एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अनऑक्सीश्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब अनऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है, ये जीवाणु और कवक में होते हैं, तो इसकी क्रिया को कहा जाता है किण्वन। जो जीवाणु और कवक में अनऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया होती है, इसे कहा जाता है किण्वन। किण्वन की क्रिया के द्वारा शराब तथा सिरके का भी निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? तो जो ऑक्सीश्वसन है, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ऑक्सीश्वसन कहलाती है। तो इसकी क्रिया कोशिका के कौन से भाग के अंतर्गत होती है? यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होती है। कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन सा श्वसन होता है? ऑक्सीश्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सीश्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? तो कहाँ पर ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन दोनों होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, यहाँ पर ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन दोनों ही की क्रियाएं होती है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोशिका द्रव्य ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में तोड़ा जाता है, और इस विखंडन के दौरान क्या होता है? 2 एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादित होती है, तथा यह ऑक्सी तथा अनऑक्सी दोनों में ही होता है, इसलिए इसे ऑक्सी तथा अनऑक्सीश्वसन का कॉमन स्टेज माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैप्स चक्र की क्रिया किसके अंतर्गत संपन्न होती है? जो कैप्स चक्र है, ये किससे रिलेटेड है? ये श्वसन से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, और यह किसके अंतर्गत होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। देखते हैं यहाँ पर कैप्स चक्र है, कैप्स चक्र के दौरान पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है, और इसी विखंडन के दौरान 36 एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। पायरुविक अम्ल का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में ही होता है, और यह कहाँ पर होती है संपन्न? तो कैप्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन किसमें हो जाता है? तो जब मनुष्य कार्य करने लगता है तो उसे क्या पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इस समय मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है? पायरुविक अम्ल का विखंडन होता है, और यह कहाँ पर होता है? यह होता है लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। देखिए, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैसें छोड़ी जाती है? तो जब श्वसन की प्रक्रिया होती है जिसमें हम गैस छोड़ते हैं, तो उस समय हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह छोड़ते हैं।
और साथ में नाइट्रोजन गैस भी छोड़ी जाती है। तो जो सबसे अधिक मात्रा में होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 4%। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो 0.03% होती है, लेकिन हम जब सांस को छोड़ते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है और सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है? नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। उसकी मात्रा चेंज नहीं होती, 78% ही रहती है जितना वायुमंडल में रहता है। नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% ग्रहण की जाती है और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस 78% ही छोड़ी जाती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम जब सांस लेते हैं तो भी 78% है और सांस छोड़ते हैं तब भी 78% है। मतलब हमारे जो बॉडी है, शरीर है, उसने नाइट्रोजन गैस का उपयोग ही नहीं किया। लेकिन देखिए, जब हम यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो उस समय कितनी ग्रहण करते हैं? 21% ऑक्सीजन हम लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो उस समय हम 16% जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मतलब ये 4 या 5% का जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बात लेते हैं तो ये कितने प्रतिशत लेते हैं? 0.03% लेते हैं और जब हम छोड़ते हैं सांस को तब कितना प्रतिशत छोड़ते हैं? 4%। यानी कि हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ था वो क्या हो जाता है? बाहर निकलता है। नेक्स्ट है, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? जब हम गहरी सांस लेते हैं, जोर से सांस लेते हैं तो उस समय 3.5 लीटर गैस क्या हो जाती है? छोड़ी जाती है। और इस क्षमता को क्या कहा जाता है? इस कैपेसिटी को कहा जाता है वाइटल क्षमता। नेक्स्ट है, लेकिन जब हम सामान्य तौर पर सांस लेते हैं तो इस समय हम 1.5 लीटर गैस ग्रहण करते हैं जिसे कहा जाता है टाइडल क्षमता। तथा फेफड़ों में प्रत्येक स्थिति के अंदर 1.5 लीटर गैस हमेशा विद्यमान रहती है, इसे कहा जाता है रेसिडुअल क्षमता। 1.5 लीटर तो विद्यमान रहता है, इसे रेसिडुअल कहा जाता है। और 1.5 लीटर नॉर्मल सांस में हम छोड़ते हैं उसे कहते हैं टाइडल क्षमता। और जब हम जोर से सांस लेते हैं, गहरी सांस छोड़ते हैं तो इस समय 3.5 लीटर जो है गैस ग्रहण की जाती है और इस क्षमता को कहते हैं वाइटल क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों में आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, ये जो प्रोसेस है, ये क्रिया है, यह क्या कहलाती है? ये कहलाती है श्वासोच्छ्वास। श्वसन की क्रिया शुरुआत डायफ्राम्स के क्रियाशील होने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? तो हमारा जो फेफड़ा होता है वह अधिकतम से अधिकतम कितनी लीटर गैस को ग्रहण कर सकता है? तो यह 5 लीटर गैस को ये क्या कर सकती है? ग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है? तो ये मात्रा जो होती है वो हमारे किसके ऊपर निर्भर करती है? हीमोग्लोबिन के ऊपर निर्भर करती है। और गैसों का विनिमय किस क्रिया के द्वारा होता है? जो गैसों का विनिमय होता है वो प्रसारण क्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? तो जो सेल रेस्पिरेशन है, कोशिकीय श्वसन, ये कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? तो ये टोटल 2 चक्र में पूरा होता है। देखिए, जो सेल रेस्पिरेशन होता है ये कोशिकाओं के अंदर 2 चक्रों ग्लाइकोलाइसिस एवं कैप के माध्यम से पूरा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का क्या करता है? निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन होता है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका अपघटन जो किसके रूप में होता है? तो इनका जो कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है वो एथिल अल्कोहल और जल के रूप में अपघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है?
तो मान लो अगर हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में रुधिर क्या करेगा, ब्लड क्या करेगा, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है, तो ये केवल 2% ऑक्सीजन का ही आदान प्रदान कर सकता है। इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात हम देखते हैं। अधिक परिश्रम करने पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिससे हमें क्या होती है, थकान का अनुभव होता है। दूसरी बात कही गई है, कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन मुख्यतः बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है।